नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल और बैटरी। और सेल और बैटरी के जो चैप्टर हैं उसमें आज का टॉपिक हमारा है वो है शुष्क सेल, यानी कि हम ड्राई सेल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप सबको सबसे पहले तो ये पता हो कि 1886 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल गेस्टनर जो है उन्होंने जो है सेल का आविष्कार किया। इसके बाद में आपको पता हो कि इसी सेल को आप कार्बन जिंक सेल के नाम से भी जानते हैं और इसे शुष्क लेक्लांची सेल भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखें इसका, और आगे हम डिटेल से बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर संरचना और सामग्री की बात हो रही है। संरचना और सामग्री में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल भी हो सकते हैं और द्वितीयक सेल भी हो सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक सेल वे सेल जिनको एक बार काम में लेने के बाद में फेंका जाता है, यानी कि इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी ये यूज एंड थ्रो होते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जस्ते का बेलनाकार पात्र जो कैथोड का कार्य करता है, यानी इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से आप जस्ते का एक क्या करेंगे, बेलनाकार पात्र बनाएंगे। इस प्रकार से आपने एक पात्र बना लिया। ये बेलनाकार पात्र जो है वो है जिंक का, यानी जस्ते का। और ये जो है यहाँ पर आपको पता हो कैथोड का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप जो है एक टर्मिनल निकाल करके और इससे आप कैथोड का काम करवा सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका कैथोड। इसके अलावा फिर अगले पॉइंट में कहा गया है कि पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित होती है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये ठीक बिल्कुल मध्य है और मध्य में यहां पर आपने क्या किया है, कार्बन की एक छड़ आपने स्थापित कर ली है। और ये जो कार्बन की छड़ है वो एनोड का कार्य करेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया आपका, ये एनोड हो गया। इसके आगे फिर बोलता है कि इसमें विध्रुवक जो है यानी कि डिपोलराइजेशन का कार्य जो है वो कौन करेगा, तो छड़ के चारों ओर मोटे कपड़े की एक थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इनको 10:10:2:1 में जो है मिला करके, इनको एक पेस्ट की तरह, एक लुगदी की तरह मिला करके और इस कार्बन की छड़ के जो है वो चारों ओर भर दिया जाता है एक मोटे कपड़े की थैली में। उसके बाद में बताया गया कि थैली के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी लुगदी जो है इस मोटे कपड़े के चारों ओर भी भर दी जाती है। उसके बाद में इसको सील कर दिया जाता है और इस प्रकार से आपका जो सेल है वो कंप्लीट होता है। यानी एक तरह से इस प्रकार की संरचना का जो है आपका शुष्क सेल होता है। इसके लिए हम यहाँ पर और डिटेल से पढ़ सकते हैं कि यहाँ आपको पूरा का पूरा एक शुष्क सेल जो है उसकी आंतरिक संरचना बताई गई है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये कार्बन की छड़ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कार्बन की छड़ है और ये धनात्मक टर्मिनल हो गई। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक टर्मिनल, बेलनाकार जिंक का खोल, तो ये जिंक का खोल था। इसी खोल से जो है यहाँ पर आप टर्मिनल बना लेते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल यानी कि कैथोड वाला सिरा, ये आपका धनात्मक टर्मिनल यानी एनोड वाला सिरा। इसके अलावा बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, तो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जो है आपने किसके ऊपर, यानी कि मोटे कपड़े का जो यहां से यहां तक का जो कपड़े के अंदर आपने विद्युरक का मिश्रण भर रखा था 10:10:2:1 में, उस विद्युरक के ऊपर में आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट को जो है पेस्ट तैयार किया था वो भर दिया है और इसको जो है खोल के अंदर करके यहां से सील कर दिया गया है। तो ये सील कैप यहां पर लग गया है। दोस्तों, आप कभी सेल को देखे होंगे तो यहां पर आप ध्यान से देखना, यदि नहीं भी देखा है आपने तो ध्यान से देखना, जब कभी भी आपको शुष्क सेल मिले, यहां एक छोटा सा एक होल होता है। वो होल इसलिए होता है ताकि इसके अंदर जो गैसों का निष्कासन होता है, यानी इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कारण जो गैसें उत्पन्न होती है उनका वायुमंडल में निष्कासन हो जाए आसानी से। सेल जो है वो किसी प्रकार से फूले नहीं, बैटरी जो है वो किसी प्रकार से फूले नहीं, इसलिए एक जो है यहाँ पर छिद्र भी बना हुआ होता है। यहाँ आपको जो है एक और जो किताब में आपको संरचना दे रखी है
उस किताब की संरचना में ये वाला चित्र दे रखा है। इसमें बताया गया कि नंबर 1 जो है वो पीतल की टोपी है, नंबर 2 जो है वो प्लास्टिक की सील है, नंबर 3 जो है वो वृद्धि के लिए स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ये इतना खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि रासायनिक क्रियाएं जब संपन्न होती है तो उस समय जो है वो फैलाव के लिए जगह चाहिए। यदि ये जगह नहीं होगी तो ऐसे में जो है आपका सेल फूल जाएगा या उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। आगे फिर यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 4 में कि सचित्र एक कार्डबोर्ड होता है इसके चारों ओर। इसके अलावा जो है यहाँ पर 5वें नंबर पे बात कर रहे हैं जस्ते का पात्र है, 6ठे नंबर पे बताया गया कि कार्बन की छड़ है और 7वें नंबर पे बताया गया कि रासायनिक मिश्रण है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने काम में लिया है वो है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम शुष्क सेल की जो है वो संपूर्ण संरचना को जानते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की, यानी कि रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती है। वैसे दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो आपने जो लेक्लांची सेल की पढ़ी है सेम वो की वही होती है, वैसे की वैसे ही होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि लेक्लांची सेल की तरह ही इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि आपको मैं ये बता भी चुका हूं कि लेक्लांची सेल का जो है वो ये शुष्क रूप है, क्योंकि इसमें पेस्ट के रूप में जो है वो ही इलेक्ट्रोलाइट काम में लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया गया कि NH4Cl जो है वो अपने धनायनों में और ऋणायनों में टूटता है, यानी NH4 और Cl में टूट जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड के ऊपर Zn यानी कि जिंक का जो आपने बेलनाकार पात्र बना रखा था वो Zn यानी कैथोड वाला जो पात्र जो था जिंक का वो प्लस NH4Cl आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं। रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ ZnCl2 और 2NH3 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और फिर जो है यहाँ पर आप MnO2 और हाइड्रोजन जो है दोनों की क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर MnO2O3 और H2O यानी कि जल बन जाता है। और फिर बाद में जो है आप MnO2 जो है वो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन से जो क्रिया करके और उसके बाद में जो है यहाँ पर 4MnO2 वापस से बन जाता है, यानी कि सेम वो की वही जो है वो अभिक्रियाएं हैं जो आपने लेक्लांची सेल में पढ़ी है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि शुष्क सेल के लाभ कौन से हैं और हानियां कौन सी हैं। तो पहले लाभ की बात करूं मैं तो आकार इसका बहुत छोटा होता है, इसलिए छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा कि ये सस्ते होते हैं। इसके अलावा आपको पता हो कि पर्यावरण पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है इनसे। किसी प्रकार की कोई गैसें जो है वो किसी प्रकार की कोई जहरीली गैसों का निष्कासन नहीं होता है, यानी कि वायुमंडल पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात करते हैं यहाँ शुष्क सेल की हानियों की। तो यहाँ हानियों में सबसे बड़ी हानि यही है कि इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राथमिक प्रकार का सेल है, इसको जो है वो रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं इसके शुष्क सेल के अन्य विवरण की। तो अन्य विवरण में सबसे मोस्ट बात कि इसका EMF कितना होता है, तो 1.4 से 1.5 वोल्टेज होता है, ये बात ध्यान रखें। कार्य क्षमता जो है इसकी वो 0.084 AH से 5.625 AH तक होती है, ये याद रखने वाली बात है। आगे बात करें हम आकार की, तो आकार यहाँ पर व्यास और ऊंचाई दोनों का गुणनफल बताया गया है कि 13 गुना 51 mm से लेकर के 33 गुना 61 mm तक के होते हैं, यानी कि छोटे पेंसिल सेलों से लेकर के बड़े जो टॉर्च में डलने वाले सेल है उन तक की आकृति में बनाए जाते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया आपको कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ बताया गया कि लगभग आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो 0.2 ओम से 0.4 ओम तक होता है। आगे यहाँ उपयोग की बात करेंगे हम, तो टॉर्च में, टेलीफोन में, विद्युत घंटी में, कैमरे के अंदर, दीवार घड़ियों में, खिलौनों में, टेप रिकॉर्डर में, रिसीवर में, बहुत सारी जगह जो है आप इसको काम में ले सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।